नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं द एन शो का वीकली शो, जिसमें हम मार्केट के बारे में बातचीत करते हैं कि नेक्स्ट वीक बाजार में क्या होने वाला है और आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपकी अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बननी चाहिए। और बैकड्रॉप ये होता है कि पिछले हफ्ते क्या-क्या ट्रिगर्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर या नीचे किया और नेक्स्ट वीक के लिए क्या-क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, कैसी-कैसी चीज़ें आने वाली हैं। इस पे बातचीत करेंगे। सुनील सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुनील सर इस समय धार्मिक यात्रा पे हैं। सुनील सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। एन्जॉय थैंक यू करिए थैंक और यू। ये बिल्कुल सही टाइम है जब थोड़ा घूमना भी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें अपने दोस्तों के सामने रखते हैं कि क्या-क्या होने वाला है, उसको समझते हैं। तो जो नेक्स्ट वीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एफआईआई और डीआईआईस का जो पूरा आंकड़ा था, वो एकदम हमेशा ट्रेडिशनल जैसे चलता था, वैसे चल रहा था। लेकिन जो असली जो 4 चीज़ें इसमें हुई हैं, जिस पे हमें देखना चाहिए वो ये है कि एक तो जीडीपी का नंबर आया Q1 का। हमें लग रहा था कि नॉर्मल आना चाहिए क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं दिखी थी, लेकिन नंबर ने सरप्राइज़ किया और बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आया। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई लास्ट वीक में कि रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो क्या ये सेंटिमेंट और मूड को आगे बिगाड़ सकता है? और सेलिंग प्रेशर पूरे वीक हमने देखा कि लगातार मार्केट में बना रहा, 1 मिनट के लिए भी वो सस्टेन नहीं कर पाता था। और लास्ट वीक गोल्ड ने एकदम न्यू हाई लगा दिया, $3500 के ऊपर चला गया और चांदी को गोल्ड मेडल मिल गया क्योंकि वो पहली बार बहुत दिनों बाद, पहली बार तो नहीं, बहुत दिनों बाद उसने $40 का प्राइस क्रॉस किया। उसका हाई तो खैर 50 पे है, लेकिन बहुत ऊपर है यहाँ से। तो सुनील सर, ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, तो बहुत सारी चीजें लास्ट वीक में हुई हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती हैं। आप बताइए सर, कैसे अगले हफ्ते के लिए इसमें से क्या-क्या ट्रिगर्स प्ले अप होंगे? तो पहले एक फंडामेंटल चीज को हमने देखने की जरूरत है। जीडीपी के आंकड़े के बारे में बाद में आते हैं, क्योंकि वो पिछले हफ्ते उनका इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि ये नंबर लास्ट फ्राइडे को ही आया, लास्ट डे को ही आया, रिलीज हुआ। तो यानी इस पिछले हफ्ते की जो परफॉर्मेंस रही है उसमें ये जीडीपी के आंकड़े का इम्पैक्ट नहीं है। अगले हफ्ते के लिए देखेंगे क्या होता है। बट प्रीवियस वीक में भी आपने याद रखे होंगे कि बिगिनिंग ऑफ द वीक में खबर अच्छी थी, और उसके बावजूद जो स्टैंड आउट फीचर मैं कहूँगा वो ये है कि एफआईआईज कंटिन्यूसली अभी भी बेच रहे हैं। जो हमने बताया था कि पीएमआई के नंबर अच्छे आए थे, एसएनपी का अपग्रेड भी हुआ था, और ये सब चीज़ें के बावजूद और एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं। यानी वो कुछ अच्छी खबर को अब्जॉर्ब करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्यों एफआईआईज ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों। और इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि जो प्राइस में है उससे पॉजिटिव सरप्राइज आने के बाद ही एफआईआईज वापस लौटेंगे। ये अभी साफ साफ क्लियर हो गया, क्योंकि हर हफ्ते हम कहते थे कि ये अच्छी खबर है तो एफआईआईज वापस आएंगे। वो अच्छी खबर क्या थी? खबर एसएनपी अपग्रेड थी, जैक्सन होल का रेट कट था। ये सब हमने सोचा कि शायद हमारे मार्केट में एफआईआईज की मूड पॉजिटिव बदल सकती है, पर बदलाव नहीं हुआ। तो अब हमें रिलक्टेंटली मानना होगा कि एफआईआईज की दिक्कत इंडिया के बारे में दो चीजों से आती है। फर्स्ट चीज है कि ऑलरेडी जो उन्होंने खरीदारी करी है वो उस उम्मीद के कि हमारी जीडीपी ग्रोथ आगे बढ़ेगी, उसी लेवल पे नहीं रही। मैंने ऐसे जीडीपी ग्रोथ मैं मेन बन रहा हूँ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, क्योंकि उनको असलियत में जीडीपी ग्रोथ क्या होती है उनको क्या लेना देना है। वो निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के कंपनियों में। अनलेस वो जीडीपी ग्रोथ स्टॉक मार्केट कंपनी की फ्यूचर की एक अच्छी खबर लाती है, उस जीडीपी नंबर का फायदा नहीं है। तो वो जीडीपी नंबर पे आते हैं। पर मेरा क्या मानना है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई थी इस क्वार्टर की, उससे साफ क्लियर है कि जो एसएनपी या फिर कोई इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ में टैरिफ का असर उतना नहीं पड़ेगा, ये उसी पे रहेगा। मगर याद रखने की जरूरत क्या है कि वो उसी लेवल पे रहेगा, ये अच्छी खबर नहीं है एफआईएस के लिए। वो निवेश कर रहे हैं, इस दाम में निवेश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए। अब
ओनली चीज जो उनके लिए ये एक डायरेक्शन दिखा सकती थी वो थी जो मोदी जी ने अनाउंस किया कंजम्पशन के बारे में, क्या वो ग्रोथ को अपटिक में लेके जाएगी। बट क्लियरली वो जीएसटी का जो कटौती है वो एक डिफेंसिव मेजर के तौर पे वो देख रहे हैं, नॉट एज एन ऑफेंसिव मेजर। यानी टैरिफ के जो भी नेगेटिव आ सकते हैं उसके लिए एक काउंटर डिफेंसिव मूव गवर्नमेंट का है, राइट। यानी हमारी स्थिति शायद उतनी खराब हो सकती थी, वो नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी पे रैशनलाइजिंग अनाउंस कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो एक प्राइस जो इंडिया का वैल्यू है फ्यूचर ग्रोथ उस 6.5% से 7 जाएगी, ये लास्ट ईयर का उनका आउटलुक था। कब? लास्ट अप्रैल, नॉट दिस अप्रैल, लास्ट अप्रैल। उसके बाद सितंबर तक उन्होंने खरीदारी की इस उम्मीद में कि इंडिया एक तेजी से आगे बढ़ेगी ग्रोथ, और उस ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन को जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में पीईजी, प्राइस अर्निंग्स बाय ग्रोथ, उसको लेकर उन्होंने निवेश किया अप्रैल टू सितंबर तक लास्ट ईयर। सितंबर से धीरे धीरे रियलाइजेशन आई एक तरफ कि नहीं, इंडिया ये 6.5 के लेवल पे ही अटकने वाली है, ये 7, 7.5 के लेवल में जाने की कोई दिशा नहीं दिखा रही है। ये उनको लास्ट सितंबर से दिख गया, इसलिए सितंबर से एफआई की कंटिन्यूस सेलिंग रही है, नंबर 1। नंबर 2, वो ऐसे क्यों सोचते हैं? क्योंकि अच्छी खबर वाली मार्केट है तो वो खरीद रहे हैं। क्यों ऐसे सोचते हैं? क्योंकि उनके बाकी मार्केट सस्ते में मिलने लगे, जहां पे पहले ग्रोथ का कुछ अनुमान नहीं था, अब अभी उधर दिख रहा है। तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों मन के सामने आ रहे हैं कि जो मार्केट जो बहुत दबी हुई थी पहले, सस्ते बन गई थी, अब उधर थोड़ी बहुत एक स्टिमुलस या जो भी बात है के कारण फ्यूचर ग्रोथ बेटर दिखने लगा। तो अगर चाइनीज मार्केट 11 पी में उनको मिल रहा है और उधर ग्रोथ जो 4% के लेवल पे था वो 5% तक बढ़ने की दिखा रही है कुछ कुछ क्षमता, तो नेचुरली उनको वो एक प्रॉफिटेबल मार्केट, तो दोनों चीज देखने की जरूरत है क्योंकि उनके लिए इंडिया एक स्टॉक है। तो इंडिया स्टॉक की प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो नॉट जस्टिफाइड, जी। सेकेंड, हमारी मार्केट की एब्सोल्यूट प्राइसेस बाकी मार्केट के कंपैरिजन में दे वर नॉट सस्टेनेबल। तो ये चीज अब तक बदलने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ट्रंप आए, उसने टैरिफ लगाया, फिर इंडो पार्क वॉर आई, फिर ये हुआ, तो कुछ ना कुछ खबर आके इंडिया की ग्रोथ अभी भी देखिए कोई भी गारंटी से नहीं कह रहा है कि 7% जा सकती है। अभी तो टैरिफ 50% के पास, तो वो बात ही खत्म। अब कह रहे कि कितना गिरेगा, बात वही है कि कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा कोई बात नहीं कर रहा है, समझ रहे आप? तो वो एफआईएस के मन में अभी बदलाव वो कब होगा अभी कहना मुश्किल है। वही मेरी बात है कि इतना कुछ अच्छी खबर आई है, अब ये सरप्राइजिंग Q1 जीडीपी के नंबर दिखा रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव मूड ला सकते हैं? नो, क्योंकि ये जीडीपी के आंकड़े जो अभी बात कर रहे हैं वो पिछले क्वार्टर के हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जीडीपी के आंकड़े इतने अच्छे हैं तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्यों अच्छे नहीं थे? और उसका आंसर इसी स्लाइड में है। क्या है? नॉमिनल जीडीपी खाली 8.8। अरे बजट में तो 10% का नॉमिनल जीडीपी का प्रोजेक्शन था ना, राइट। तो इन्फ्लेशन, याद है मैंने पिछले बार भी कहा था कि इन्फ्लेशन बहुत घट गई तो वो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए अच्छी नहीं है खबर। तो रियल जीडीपी ग्रोथ अच्छा है मगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ घट रही है देश की। बजटरी एस्टिमेट्स में 10%, 9.95 का प्रोजेक्शन लिया था, बट एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी 8.8, यानी 1.1% ग्रोथ कम है। तो और इसके ऊपर आप जीएसटी में कटौती माने इनकम में कटौती, तो फिस्कल डेफिसिट इस साल क्या गवर्नमेंट कायम रख पाएगी? इतने जीएसटी का गिव अवे कर दिया, इन्फ्लेशन भी घट रहा है, तो ओवरऑल टैक्सेस से लेकर सब चीज नॉमिनल जीडीपी से ही बढ़ती है। तो नेचुरली उन्होंने टैक्सेशन का जो इनकम का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया होगा उस हिसाब से, अगर 8.8 ही जीडीपी बढ़ रही है नॉमिनल, तो नेचुरली टैक्सेशन का इनकम भी कम बढ़ेगा। तो अब क्योंकि एसएनपी ने रिपोर्ट रिलीज कर दिया कि हमारी देश खुश है वो हमारी फिस्कल से, मगर इस साल अब एफआईएस के मन में यह सोच होगी कि ये गैप कहां से फिल होने वाला है।
तो ये डाउट उनके मन में है, इसलिए मेरा मानना है कि ये अच्छे जीडीपी के आंकड़े के कारण अगले हफ्ते में एफआईएस की कोई मुझे बदलाव नहीं दिखेगा। नहीं दिखती है, क्योंकि अभी तक बहुत हमने उनको एक्सक्यूज दे दिया है कि भैया वापस आ जाओ। हमने आमंत्रित बहुत सी चीज किया है उनके लिए, पीएमआई के नंबर भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो हमें अभी एक्सेप्ट करना चाहिए रियलिटी कि अनलेस, और इसमें दो चीज होनी चाहिए, एक हमारे लिए भलाई, दूसरी की बुराई यानी चीन और साउथ कोरिया में अगर बुरी खबर आए तो एफआईएस हमारे देश में वापस लौटेंगे, क्योंकि उनको राइट। ऑल्टरनेटिव एज अट्रैक्टिव वो है, वो हम तो प्रे नहीं कर सकते, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। और हमारे यहाँ पर क्या है, एक राहत जो आ सकती है एफआईएस की वापसी के लिए, वो मेरा मानना है दिवाली का एक बम्पर दिवाली होकर एक माहौल क्रिएट करना कि कंजम्पशन वापस है तो जीडीपी ग्रोथ एकदम से उस क्वार्टर में बढ़ेगी, वो नंबर्स क्लियर आने चाहिए। मगर अर्निंग्स में वो आपको जनवरी 10 से आने वाली अर्निंग्स में ही दिखेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो कितने एफआईआईस उस उम्मीद को लेकर देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर दिवाली की सेल्स बम्पर होती है, फिर भी इनके मन में डाउट क्या होगा पता है, इन्होंने कितना डिस्काउंटिंग करके उस सेल को अचीव किया है। तो क्या मार्जिन्स पे, ईपीएस ग्रोथ पे वो सेम टॉप लाइन का ग्रोथ जो दिवाली के नंबर पहले आ जाएंगे, मगर ईपीएस की ग्रोथ आपको जनवरी 10 के रिजल्ट सीजन पे ही आएगी। बिल्कुल सही। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी एफआईएस के रुख में बदलने में कुछ ड्रामेटिक होने की जरूरत है। वो हाल में मुझे कुछ नहीं, कोई देखिए अच्छे मानसून को भी डिस्काउंट हो चुका है, सब कुछ नहीं है फ्रेश न्यूज। और इसलिए मेरा मानना है कि एफआईएस ऐसे ही रहेंगे। और इसी चीज के पीछे क्या हो रहा है कि रुपी की वीकनिंग जो आपने भी बताया था इस स्लाइड में, ये नेचुरली एफआईएस को अगर ये ट्रेंड वीकनिंग दिख रहा है तो वो इंडिया से और भी दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा वो डाल रहे हैं वो नॉर्मल एक एनुअलाइज्ड 2.5% लेकर डाल रहे हैं, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट यूएस का 4.5 के करीब है, हमारा 4.25 के करीब है, हमारा 6.5 के करीब है। तो 2.25 का जो गैप है वो फंडामेंटल तौर पर रुपये की वीकनिंग होनी चाहिए। मान लेंगे कि वो उन्होंने अकाउंट कर लिया कि ठीक है इंडियन इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है अमेरिका से, तो उतना डिप्रिसिएशन होगा, मगर ये जो डिप्रिसिएशन हो रहा है वो उसी तेजी से हो रही है। और सेकंड बात क्या है कि ये टैरिफ के इंपैक्ट अब साफ क्लियर हो गया। और शायद ये भी एक रीजन हो सकती है नीरज जी कि शायद कुछ एफआईआईस सोच रहे थे कि जैसे चीन को एक एक्सटेंशन ऑफ द पॉज मिला, वैसे 27 अगस्त को शायद लास्ट मिनट में इंडिया के लिए भी 90 डेज के लिए ट्रंप शायद एक्सटेंड कर लेते, पॉज करके, शायद कुछ एफआईआईस की उम्मीद थी। और इसीलिए उस अनाउंसमेंट, नहीं तो वो न्यूज तो डिस्काउंटेड था ना, 50% टैरिफ तो पहले अनाउंस किया था, डिस्काउंटेड था। फिर भी उस दिन के बाद जब ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया मिस्टर ट्रंप ने, उसके बाद सेलिंग और भी बढ़ गई, क्योंकि कुछ एफआईआईस शायद उम्मीद रख रहे थे कि जैसा चीन में जो डेडलाइन आया था अगस्त 7 का कुछ, राइट, तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं इसको 90 डेज एक्सटेंड कर रहा हूं, और इंडिया के बारे में उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद अभी ये सब पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है, पहले कोई कह नहीं सकता था, मगर शायद कुछ एफआईआईस सोच रहे थे कि ट्रंप इंडिया को भी 90 डेज का टाइम देगा कि आप रशियन ऑयल इंपोर्ट को स्टॉप करो। करेक्ट। तो इंडिया का एक टफ स्टांस अभी हम अपना रहे हैं, शायद एफआईआईस से उसको लगा कि भैया तो ये इसमें रिलैक्सेशन 50 का नहीं होने वाला है। सेकंड बात, अब 50 को ऑब्जर्व कर लिया, अब ये 50 को काउंटर करने में कई अस्त्र है गवर्नमेंट के पास। एक तो जीएसटी का कट एक तरह का अस्त्र है, दूसरा होगा एक्सपोर्ट क्रेडिट, तीसरा होगा कुछ 40 और देश में वो प्रमोट करेंगे अपने एक्सपोर्ट्स को, ये सब है। मगर करेंसी को डेलिबरेटली डिप्रिशिएट करना एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो अगर एफआईआई सोच रहे कि अब बॉस, if RBI is now going to take depreciation as a tool against tariff, the rupee will weaken even more. Then this is not the right time to put in India, because
आपको 2.5% का तो उन्होंने मान लिया कि डिप्रेशन होगा, मगर अगर 3, 4, 5% होगा तो वो एडिशनल नुकसान उनको इंडिया मार्केट से बनेगा, खाली करेंसी के कारण। मार्केट की परफॉर्मेंस को छोड़िए। तो मेरा मानना है कि अब एफआईएस की जो एक आउटलुक इंडिया की ओर बदलने के लिए, राइट, थोड़ा इंतजार करना होगा, अनलेस कुछ बैड न्यूज बाकी देशों के ऊपर आ जाए। वो तो है। और वो हमारे हाँ। तरफ से एक, देखिए, प्योर अर्निंग्स पे डिपेंड करके उनको आना है। हाँ, मगर एक और छोटी बात है कि अक्टूबर के अर्निंग्स में भी ये थोड़ी एक पॉजिटिविटी आ सकती है, अगर कॉर्पोरेट्स उस क्वार्टर के रिजल्ट में गाइडेंस अच्छा बताते हैं। सर एक ये पॉइंट मैं एक कॉर्पोरेट गाइडेंस में भी मैं ये यस, ये कंप्लीट कर लेता हूं। क्यों ना, हम्म उस अक्टूबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के टाइम में ही एनालिस्ट का आउटलुक इस साल से अगले साल में बदलता है। हम्म ये क्रॉसओवर क्वार्टर होता है। तो अब तक इस साल की जो एक डिस्काउंटिंग चल रही होती है FY 25-26 की, हम्म अक्टूबर के रिजल्ट से वो FY 26-27 को डिस्काउंट करते हैं। तो नेचुरली अगर अगले साल का नॉमिनल जीडीपी 10% या 9% भी बना, तो टू दैट एक्सटेंट इंडियन मार्केट 9% एक वैल्यूएशन में राहत मिल जाएगी ना ऑटोमेटिकली। जब आपकी आउटलुक एक साल टाल देते हैं तो इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ टाइम करेक्शन ऑफ द पीई, करेक्ट। तो हम्म वो आके अगर थोड़ी इंडिया को थोड़ी उतनी महंगी नहीं, थोड़ी और सस्ती बना सकती है, बिकॉज एक साल का और हम जोड़ रहे हैं अर्निंग्स ग्रोथ को। तो शायद उस, करेक्ट। मगर वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो कॉर्पोरेट्स गाइडेंस देते हैं, वो वो कैसा होगा। अर्निंग्स को छोड़कर गाइडेंस में अगर वो बता रहे हैं कि मेरी दिवाली की सेल अच्छी हुई और मुझे हाँ, मार्जिन में भी प्रोटेक्शन दिख रहा है और आउटलुक अभी अच्छी है करके उन्होंने खबर दे दिया, और हम्म उस खबर के साथ कैपिटल एक्सपेंशन की भी अगर अनाउंसमेंट्स उस क्वार्टर के अर्निंग्स के जो कॉल्स होते हैं, उसमें अगर कॉर्पोरेशन कहा अच्छा अच्छा सेल हुआ दिवाली में, इसलिए मैं अगले साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन करूंगा, ऐसे जी। हुए बातचीत होने से भी रुख बदल सकती है। तो ऐसा नहीं कि पूरा जनवरी क्वार्टर के अर्निंग्स के लिए इंतजार होगा। थोड़ा अगर वो स्थिति अक्टूबर में ये बदलाव दिखती है कि पॉजिटिव्स, हम्म और हमारे कॉर्पोरेट्स भी इसके कारण है, क्योंकि उन्होंने ही अपने अर्निंग्स गाइडेंस में बहुत उन्होंने एक सोबर गाइडेंस दिया, एक हम्म ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस नहीं दिया उन्होंने। तो एक वो भी हम्म, कारण है, हमारे कॉर्पोरेट्स भी थोड़े टैरिफ के कारण डरे हुए थे, राइट। राइट। सर तो इसमें अब आप कुछ पूछ रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक बात कही, मैं उसको रीट्रेट कर रहा हूं और आपसे दोबारा एक बार समझूंगा मैं। हमने दो इश्यू अब तक डिस्कस किए कि जीडीपी का जो नंबर आया है उसका कोई मार्केट में फिलहाल असर नहीं, क्योंकि वो हिस्ट्री है। अगर वो इतना ही अच्छा था तो अर्निंग क्यों कम थी Q1 की। दूसरी चीज जो वहां से निकल के ये आ रही, जो आप कह रहे हैं कि इस क्वार्टर में, जो करंट क्वार्टर है जिसके 2 महीने बीत चुके हैं, अब केवल एक महीना बाकी है सितंबर का, अगर ये अर्निंग इसमें अच्छी आ गई या फेस्टिवल शॉपिंग हो गई तो हम नंबर इसके अच्छे देख सकते हैं जो अक्टूबर में आएंगे। लेकिन इसमें एक कैच है सर, क्योंकि जो जीएसटी कम करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है उसका फैसला सितंबर मिड तक शायद होगा। और लोग इस समय जो ग्राउंड रिपोर्ट में देख रहा हूँ चैनल चेक में, लोग अपनी बाइंग रोक दिया उन्होंने। उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब जब काम दाम कम हो जाएंगे तभी गाड़ी खरीदें, अभी क्यों खरीदें जब जीएसटी कम होने वाला है। तो 15 सितंबर तक तो कुछ खरीद नहीं रहे लोग। और इस समय पितृपक्ष चलता है जहां पे लोग जनरली नॉर्थ इंडिया में शॉपिंग नहीं करते हैं। तो 20-22 सितंबर तक तो शॉपिंग रुकी हुई है, ना गाड़ियों की, ना सोना चांदी की, ना कपड़े लत्ते की, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि वो 10 दिन में आप क्या कर लेंगे जिससे कि आपका Q2 बहुत अच्छा हो जाए। तो अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन है, जो अक्टूबर की बाइंग होगी वो हमको जनवरी में दिखेगी, जो आप कह रहे हैं। तो Q2 भी ऐसा लगता है वॉश आउट हो जाए। दूसरी बात ये यहाँ पे दिख रही है, और एफआईआई को अर्निंग चाहिए, बातें नहीं चाहिए, नंबर 2। लेकिन एक बात आपने सर जो बहुत बड़ी कही, मुझे उसको दोबारा समझाइए। रुपया 88-24 पे है $1 के अगेंस्ट में। आपने कहा कि हो सकता है, नॉट श्योर, मे बी कि आरबीआई ही डिवैल्यू कर रहा हो जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट में कम असर पड़े। ये पॉसिबल है, लाइकली है। और मैं तो इसके फेवर में रहता हूं कि आप रुपये को डिप्रिशिएट करिए जिससे कि एक्सपोर्ट वाइबल बने। हो सकता है टैरिफ के डर से लग गया, जो भी होना उसकी वजह से ऐसा किया हो, मुझे पता नहीं ना, आपको ही पता होगा कि आरबीआई ने ऐसा किया, लेकिन गेस है। अगर ये है तो ये तो बहुत बड़ी बात है।
इससे एफआई और जाएगा क्योंकि एफआई का नुकसान होगा, उसको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरा एक और सर इसमें छोटी सी बात कर दूं फिर आप बात करिएगा। जितने हमारे विदेश में लोग रहते हैं एनआरआईज वगैरह, वो बहुत पैसे यहाँ बेचते हैं, लाख करोड़ से ज्यादा का कम से कम रिपेट्रिएट आता है। लेकिन अब जो फॉरेन में स्थिति बन रही है नौकरियों की, H1B पे इतना भयानक बवाल मचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में उस पर भी प्रेशर दिखेगा, तो डॉलर कम आएगा, तो डॉलर के अगेंस्ट रुपी के वीकनेस परसिस्ट कर सकती है। क्या ये सही है कि आरबीआई ने ऐसा इंटेंशनली किया होगा? ठीक है, हो सकता है, क्योंकि आप एक बात, अगर वो स्लाइड इनफ्लोज का स्लाइड दिखाइए, प्रीवियस जी स्लाइड जो है। जी मैं दिखा रहा हूँ एफआई वाला। हाँ हाँ, तो मेरा मानना है कि एफआई का सेलिंग देखिए 4 दिन में 8 + 4 12 18 21 20,000 करोड़ का सेल्स हुआ है। ये भी एक कारण है डिप्रिसिएशन ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि खाली आरबीआई ने डिप्रिशिएट किया, क्योंकि इतने फ्लोज है, वो भी डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना, रुपी को वीकन कर रहे हैं। कोई इतना पैसा तो निकल रहा है इंडिया से, रुपी टू डॉलर कन्वर्शन हो रहा है ना। जस्ट 4 दिन में 20,000 करोड़ कोई कम आंकड़े नहीं है। तो एफआई की जो सेलिंग प्रेशर एक्चुअली देखे अच्छी खबर के बाद इंटेंसिफाई हो गई, सिर्फ इसलिए कि टैरिफ की खबर देखिए वो हम पर 26 28 29 को देखिए। तो क्या है कि एफआईएस की जो विड्रॉल हो रही है, ये जो कहते हैं ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एफआईएस पुल आउट कर रहे हैं इसलिए डॉलर वीकन हो रहा है, डॉलर वीकन हो रहा है इसलिए एफआईएस पुल आउट कर रहे हैं समझ रहे हैं आप बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही है। तो मैं अभी तक इसमें आरबीआई का कोई एक खेल नहीं देख रहा हूं, एक डेलिबरेट एक्शन नहीं देख रहा हूं। वो मैं आने वाले दिन में एंटिसिपेट कर रहा हूं, क्योंकि 27 को ही टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद ही अगर एक्सपोर्टर्स पूछेंगे मुझे वीक डॉलर वीक रुपी चाहिए तो कि मैं बांग्लादेश के साथ compete कर पाऊं, वो मांग अभी से ही शुरू होगी ना। तो गवर्नमेंट भी एक पैकेज में आरबीआई को जेंटल हिंट देगी। और हमने देख लिया कि न्यू गवर्नर तो बहुत क्लोज अलाइनमेंट में है गवर्नमेंट के साथ। आरबीआई के एक्शन और फिजिकल एक्शन हाथों हाथ जारी है। तो मेरा मानना है कि एफआईएस भी रीड करेंगे कि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्गर रुपी नाउ। तो वेदर डेलिबरेटली वीकेंड करते वो अलग बात है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव, तो अगर कोई भी रीजन मिले रुपी को डिप्रिशिएट होने का, जैसे एफआई फ्लोज, तो आरबीआई उसको अलाउ करे, डेलिबरेटली वो नहीं करेगी, बट ये प्रेशर को वो उतना अपना डॉलर रिजर्व को इस्तेमाल करके इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। वही काफी है रुपी को वीकन होने में। तो मेरा मानना है कि रुपी 90 तो पार कर लेगी बहुत जल्द। यस, ब्रेकआउट है सर, 88 के ऊपर ट्रिपल टॉप बना है इसका, और ये ब्रेकआउट है। अगर अगर सोमवार को ये 88 के ऊपर की क्लोजिंग सस्टेन बेसिस पे दे देता है 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, देन ब्रेकआउट कंफर्म है, फिर तो ये 90 आराम से पार करेगा। एक चीज और है सर, हम लोग यहाँ बैठे हुए, एफआईआई ने इस पूरे सिनेरियो को प्रीएम्प्ट कर लिया होगा कि टैरिफ लगेगा, तो वहां का सेंट्रल बैंक चाहेगा कि करेंसी वीक हो, उसकी वजह से हो, या हम लोग बेच रहे हैं उसकी वजह से, कोई भी रीजन, उसको ये प्रीएम्प्ट करना बहुत आसान है। दूसरा कि फ्राइडे को सेकेंड हाफ में इतनी तेज रुपया वीक हुआ था कि सरप्राइज था आदमी, अचानक से क्या हो गया, मतलब दनादन 2-3 कैंडल में रुपया वीक हो गया। तो इससे लगता है कि शुक्रवार को 2 बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ रुपए में अचानक से, तो किसी ने बास्केट सेलिंग कर दी या किसी ने खरीद लिया डॉलर, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन फ्राइडे को ऐसा कांड हुआ। तो ये एज्यूम किया जा सकता है प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो एक सेटअप ये बन रहा है कि आपकी इकोनॉमी में अर्निंग्स नहीं आ रही है, नंबर्स हिस्ट्री है, पीएमआई नंबर बहुत अच्छे हैं, तो एक होप ट्रेड बनता है कि फेस्टिवल सीजन की अच्छी शॉपिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका असर दिखेगा Q3 के नंबर में जो कि आएंगे जनवरी में, और उस समय गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होगी, और हमारे जो एनालिस्ट लोग हैं वो उसको किस तरीके से अपग्रेड करते हैं। तो ये तो हुआ 2 बड़े इशू का डिस्कशन। अब सर हमारा जो मार्केट है लास्ट वीक आपने देखा ही होगा, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझाइए कि एक तो गोल्ड पे, ठीक है गोल्ड सिल्वर एक कम्युनिटी है, बहुत सारा मनी फ्लो उधर जा रहा है, उसके बजाय मुझे ये समझाइए ये जो हमारे मार्केट की स्थिति थी लास्ट वीक, मिड कैप 3%, स्मॉल कैप 3%, सेंसेक्स निफ्टी लगभग 2-2%, और सेक्टोरली भी आप देखेंगे तो ऑटो जिसमें एक बढ़िया रैली बनी थी जीएसटी होप में, उसमें वीकनेस आई। बैंक सबसे ज्यादा बैंक कमजोर हुए, 3.25% बैंक निफ्टी गिरा,
और फार्मा तो पता नहीं, एक वो अननोन फियर है, उसको पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कर देंगे, तो वो बेचारा उस डर में गिरा जा रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए सर क्या स्ट्रेटजी होगी? तो एक मिनट, आप ये देख लिया आपने, खाली जी एफएमसीजी थोड़ी पॉजिटिव में थी, करेक्ट? हाँ। राइट, तो अब वो प्रीवियस फ्लोज वाला स्लाइड में जाइए। FII दो। हाँ, यस जी। ये हमने टोटल किया कि 20,000 करोड़ का एफआई का सेलिंग था, ठीक है। हम्म अब डीआई की गिनती करें, 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 28 11 करोड़ 28। हाँ देखिए 8,000 करोड़ एफआई की सेलिंग से ज्यादा डीआई ने खरीदा है, फिर भी अक्रॉस द सेक्टर गिरा है। करेक्ट। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली एफआई की सेलिंग से ज्यादा डीआई ने खरीदारी किया, फिर भी हाँ मार्केट नेगेटिव। तो क्या इससे, आप कुछ महीनों पहले हमने डिस्कस किया था कि हाँ डीआईएस खरीदते हैं, एफआईएस बेचते हैं, प्राइस गिरने के बाद आके खरीदते हैं, करेक्ट। वो शाम को ही खरीदते हैं। ये बात हमने पहले भी किया है। नहीं तो 2 बजे के आप बाद कहेंगे खरीदते मुझे, हो। एक एक नेट बाइंग, अगर एफआई प्लस गया, नेट बाइंग प्लस 8,000 करोड़ है, करेक्ट? हम्म फिर भी मार्केट में अक्रॉस सेक्टर आपको गिरावट है, और मिडिल स्मॉल कैप और भी गिरावट है। तो डीआईएस क्या खरीद रहे थे अगर वो भी गिर रहा है? तो हाँ क्या मैं कह रहा हूं कि डीआईएस भी स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को अलोकेट कर रहे हैं। तो क्या हाँ करते हैं कि एफआईएस सुबह कुछ शेयर को सेल की ऑफर करते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो वो बहुत एक कम दाम में उसकी काउंटर ऑफर दे रहे हैं, तो बहुत कम सेल्स होती है उस फर्स्ट को हाफ ऑफ द मार्केट में। तो एफआईएस थोड़ी टेंशन बढ़ती है तो और भी कम प्राइस में ऑफर करते हैं, तब आके डीआईएस शाम को खरीदते हैं उसको। तो करेक्ट। मैं तो ये इसको कैसे पोस्ट करना है, ये एक तरह से डेलिबरेट स्ट्रेटजी है डीआईएस की। अरे हम्म एफआईएस बेच रहे ना, बेचने दो, गिरने दो हम्म दाम, बाद में मैं खरीदूंगा। मेरे को ऐसी क्या जरूरत है कि वो 10 एक को भेजे और मैं 10 दो को उसको खरीदूं? तो हम्म डीआईएस स्मार्टली कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टर को रिटर्न दिलवाना है, तो उनको भी कितना सस्ते में वो मिलता है उतना तक इंतजार करके वेट करेंगे, वो ऑफर भी कम कम में करेंगे। तो क्लियरली मैं क्या कह रहा हूं इसमें कि मार्केट, इसीलिए आप कोई किसी ने मुझसे पूछा था, उसने 1 साल 1.5 साल के आंकड़े लेकर दिखाया कि डीआई की बाइंग इज डबल ऑफ एफआईएस सेलिंग, फिर भी मार्केट का रिटर्न क्यों नेगेटिव है? हम्म क्योंकि ये गणित बैठती नहीं है ना। अगर हम्म दो फोर्सेस है एक्स और वाई, और हम्म वाई का, एक्स प्लस वाई में वाई का ज्यादा है, नेट पॉजिटिव फ्लोज है मार्केट में, तो मार्केट क्यों गिरना है? क्योंकि वो सेलिंग प्राइस कब होती है और बाइंग कब होती है, उसमें टाइमिंग का फर्क है। तो राइट। यही चीज है जो मार्केट की आउटलुक, क्यों मैं बता रहा हूं, अगले साल भी, अगले हफ्ते भी मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगी। जो डीआईएस जितना भी खरीदारी करेंगे वो गिरावट के बाद ही खरीदेंगे, यानी मार्केट को बहुत गिरने नहीं देंगे, मगर थोड़ी गिरने देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है ये आत्मनिर्भर या देश की डिफेंस की बात है कि मेरी स्टॉक मार्केट को मुझे उसी लेवल पे रखना है, तो जो भी एफआई बेचेगा मैं जाके तुरंत खरीद लूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, वो सस्ते में, क्योंकि वो भी मानते हैं कि इंडियन मार्केट सस्ता नहीं है। समझ रहे हैं? ये खाली एफआईएस की सोच नहीं है, ये पीई का रेशियोज जो दिखता है कि 21 31 32, जो लार्ज मिड और स्मॉल की पी रेशियो है, वो डीआई को भी पता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट एक अप डाउन के रोटेशन में ही चलेगी, और इसमें सेक्टर रोटेशन, क्योंकि जैसे हमने कहा लास्ट वीक, मैंने कहा था कि ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वही हुआ है। राइट। वही हुआ। राइट राइट। तो इस सब चीज में अगले हफ्ते के लिए मैं कहूंगा कि पिछले हफ्ते और अगले हफ्ते में ज्यादा फर्क, ये जो जीडीपी की खबर के कारण लोगों का समझना कि अगले हफ्ते में मार्केट दौड़ेगी, ये गलत है। जिसको जीडीपी के आंकड़े आ गए इसलिए इंडिया मजबूत है, इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है, ट्रंप को रिप्लाई करने के लिए ठीक है, मगर मार्केट का उसके बाद कोई असर नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज अ स्लेव टू अर्निंग्स, और राइट। slave to not only reported earnings but to guidance। तो ये until हमारे कॉर्पोरेट्स क्वार्टरली अर्निंग्स में एक पॉजिटिव आउटलुक ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं ना,
मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब हम इस मार्केट में सावधान रहे, जो भी इन्वेस्ट करना है स्टैगर्ड तरीके से करे, राइट। और अक्टूबर 13 to 20 एक इम्पोर्टेंट वीक है। ओके, यस। नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हो जाएगा। अगर सर तो तो उसका देखिए, अगर कुछ भी लॉबिंग होके कुछ होके ट्रम्प को दे दिया उन्होंने, तो उनको अभी इंडिया के पीछे क्यों पड़ना है, राइट। क्योंकि मेरा यही मानना था कि अरे ये जो एक्शन इंडिया के ऊपर ले रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड फ्रॉम अ क्या कहते हैं, एफर्ट टू वैल्यू रेशियो, समझ रहे हैं। अरे उसके $3 ट्रिलियन के इंपोर्ट में $87 बिलियन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं यार गुड्स, राइट। 2.5% है यार। तो इसके कारण वो 50% टैरिफ लगा के अपने इनकम को बढ़ाएंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, ये सब राउंडिंग ऑफ एरर है। हम तो क्या है कि उनको उनके एक मकसद थी, उसको उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में हेल्प करने की कोशिश की, हमने मना कर दिया। फिर मोदी जी वो कुछ मीटिंग से साउथ अमेरिका जा रहे थे, उन्होंने बुलाया कि वाशिंगटन आ जाओ, इन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो असीम भी उसी टाइम में उधर थे व्हाइट हाउस में, तो मोदी जी ने मना किया। तो शायद वो कह रहे हैं कि वो ट्रम्प अपसेट हो गए। फिर देखिए ये क्या है ना कि जो एक नोबेल पीस प्राइज के पीछे वो कहीं कहीं पे ढूंढ रहे कौन सा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, तो रशिया यूक्रेन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और उन्होंने उसी चीज के कारण रशिया को अलास्का बुलाने के लिए मेरे ऊपर टैरिफ लगाया। तो मेरा क्या मानना है कि ये नोबेल प्राइज की स्थिति अगर हो गई ना, तो एटलीस्ट वो इंडिया को भूल जाएंगे यार। वो जितना इंडिया को याद रख रहे हैं वही प्रॉब्लम है हमारे लिए। सर मैं तो कह रहा हूँ दिलवाई दिया जाए, क्या है। अरे सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गई मुझे, आपने बात की ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि यार मेरे को अवार्ड मिले, इसके लिए वो प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम बताओ मैं सॉल्व करता हूँ। ऐसे बहुत सारे मैंने पत्रकार भी देखे हैं मेरी फ्रेटर्निटी के, इसलिए बता रहा हूँ। अगर उनको कोई अवार्ड जीतना हो तो 4-6 ऐसी स्टोरी करो, बहुत धारावी की, बहुत गंदगी दिखाओ, या बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट की 2-4 स्टोरी कर दो, अवार्ड मिल जाएगा। उनका कोई इंटेंशन नहीं होता उन स्टोरीज को करने का, लेकिन वो स्टोरी की इसमें जाती है कि मेरे को अवार्ड के लिए उनको सबमिट करना है। तो वैसे ही ट्रम्प साहब ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम बताओ मैं सॉल्व करूं, मुझे पीस चाहिए। दे दो यार, ले जाओ भैया, नोबेल प्राइज चक्कर में दुनिया हिलाए पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन एक ये कि नेक्स्ट वीक कुछ कोई सेक्टर आपके रडार पे है? जैसे मेरे को तो आईटी बहुत अच्छा लगा, एकदम मिनिमल उसमें 2 दिन वो खूब चला भी था सर लास्ट वीक। नहीं वो भी नहीं है, वो भी है। और एक बात ना, अगर हमारी कहने के मुताबिक अगर रुपी वीकन होने वाला है, तो डेफिनेटली एक सेक्टर जो बेनिफिट करेगा वो आईटी है। आईटी है, यस। तो ये अनएक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनके लिए रुपीस में ना। तो शायद इफ एट ऑल कोई है ना, ये नेगेटिव ऑफ डिप्रिसिएशन एक पॉजिटिव किसी सेक्टर के लिए है, तो वो है आईटी के लिए, और सेकंड गोल्ड के लिए। क्योंकि गोल्ड की एक तरफ पॉजिटिविटी फेड की रेट कट की खबर के कारण आ रही है, राइट। बट इंडिया में क्या होता है कि अगर करेंसी वीकन हो जाए तो गोल्ड का दाम इंडिया में और भी बढ़ेगा, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, और सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव है। क्योंकि हमने पूछा, क्योंकि सिल्वर एक पोर मैन्स गोल्ड बन गया है ना। क्योंकि और गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म एक सिचुएशन है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 60 का है उनका लॉन्ग टर्म एवरेज। आज आपने जो प्राइसेस दिखाए उसमें दिख रहा है 90 के करीब है, 90, आपने ये स्लाइड 90 में से दिखाया ऊपर है। ना। तो लोगों का कहना है कि ये लॉन्ग टर्म में बैक टू 60 ट्रेंड होगा, तो दैट मीन सिल्वर हैज टू राइज फास्टर देन गोल्ड। यस। तो नेचुरली सिल्वर के लिए भी पॉजिटिव है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स अच्छी एक खरीदारी कर सकते हैं, या मल्टी एसेट फंड्स जो गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं करते हैं। क्योंकि रिपोर्ट्स बहुत है कि ये फेड का रेट कटिंग का सिनेरियो शुरू हो गया,
तो डेफिनेटली गोल्ड की पॉजिटिव होगी, क्योंकि डॉलर की वीकनिंग डायरेक्टली कोरिलेट होती है गोल्ड की स्ट्रेंथनिंग से। तो मैं कहता हूं कि आपको करेंसी रिलेटेड जो करेंसी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव देखे तो करेंसी की पॉजिटिव रिलेटेड सेक्टर्स पे मुझे थोड़ी रुझान अच्छी दिख रही है, जिसमें आईटी तो शामिल है, फार्मा भी शामिल है, क्योंकि फार्मा का भी एक्सपोर्ट का भी शामिल है। तो शायद मुझे उधर, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, अभी जाके बताना कि अगले हफ्ते ये सेक्टर में फोकस करो, मगर रियलिटी होगी कि ये सेक्टर की गिरावट बाकी सेक्टर की गिरावट से कम होगी। ये नहीं कह सकते कि ये अब बढ़ेगी तो प्रोटेक्शन मिल सकता है, मगर अभी जाके निवेश अगले हफ्ते, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, आईटी का सेक्टर मेरा पॉजिटिव था कि एफआई की वापसी आएगी तब आईटी दौड़ेगी, मगर अभी मैं कह रहा हूँ कि एफआई की वापसी अभी मेरे को नजदीक नहीं दिख रही है ना। हाँ, तो मैं उस हिसाब से अभी मैं आईटी सेक्टर में पॉजिटिव हूं, मगर उसकी रियल पॉजिटिविटी रिटर्न में दिखेगी जिस दिन एफआईएस वापस आएंगे। तो इसलिए मैं बाय ऑन डिप्स कहते रहा हूं, क्योंकि एफआई का एक दिन, एक कहते ना एक दिन मेरा बिखरा हुआ बेटा वापस आएगा, तो वो होप पे, राइट, वो वही है, वही मैं कह रहा हूं। तो थोड़ी डिफेंसिव सेक्टर्स बन सकती है आईटी, फार्मा, और मे बी गोल्ड इज द ओनली सेक्टर जहां पे थोड़ी अप्रिसिएशन भी दिख सकती है आपको, राइट। वैसे तो जैसे ये कंज्यूमर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी बिकॉज ऑफ दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज, क्योंकि रैली जो हुआ था बहुत जबरदस्त हुआ था लास्ट वीक में, इसके पहले वाला वीक में, राइट। तो नेचुरली उधर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आउटलुक दिख रही है। मगर एक और चीज जो मैं डेटा, अभी मेरे पूरा डेटा नहीं मिला है, कि एफआईएस भी थोड़ा थोड़ा अपना लार्ज कैप से इंटरेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में बढ़ा रहे हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा है, मेरे को पक्का डेटा अभी आया नहीं है, मगर एफआईएस भी सोच रहे हैं कि ये इंडिया में हम खाली लार्ज कैप में बैठने के कारण ही हमारी ये स्थिति है, क्योंकि मिड कैप भले ही आपको महंगा दिखे, बट वहां पे उम्मीद रख सकते हैं कि वो ग्रोथ भी आके उसको जस्टिफाई करे, वेराज लार्ज कैप में उसको उतना स्कोप नहीं है कि वो आउटबीट करे। अगर रफली आप देखें ना, पी का एक रफ मीनिंग होता है कि वो है अर्निंग्स की प्रोजेक्शन। तो अगर 22 पी है, माने लार्ज कैप की अर्निंग 22% पर एनम ग्रो होना है। ये इट्स नॉट 100% कोरिलेटेड नंबर, बट रफली रख लीजिए। बट लार्ज कैप की ग्रोथ इज लुकिंग एट अराउंड हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट, समझ रहे हैं। वेराज मिड कैप्स में 32 पी पे है, मगर कंपनियां 35-40% भी अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है, और ये नहीं कि वो कंपनियां बेटर है, नो, ये कंपनियां हाईली ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज्ड है, यानी उनके फिक्स्ड कॉस्ट हाई होते हैं। एक तरफ इंटरेस्ट बर्डन के कारण, क्योंकि उनकी बोरोइंग भी हाई होती है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनी जो ज्यादा बोरो नहीं करता है, मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा बोरो करते, तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। उसके अलावा उनकी बिजनेस मॉडल में ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं, यानी सैलरी कॉस्ट, लैंड रेंटल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जो डायरेक्ट सेल से कोरिलेटेड नहीं होते हैं, वो उनके हाई होते हैं। ओके, दूसरी बात, और तीसरी बात है उनकी फ्लोटिंग स्टॉक कम होती है, फ्री फ्लोट, क्योंकि प्रमोटर्स के पास ज्यादा हिस्सा होता है उस कंपनी का। वेराज लार्ज कैप में आपको वाइडली हेल्ड होती है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग होती है, वाइडली हेल्ड होती है, ओरिजिनल प्रमोटर का कम ही होता है। तो ये तीन फैक्टर, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज और लो फ्लोटिंग स्टॉक के कारण मिड एंड स्मॉल कैप में जब 10% का सेल्स ग्रोथ होता है, आपको 30-40% का प्रॉफिट ग्रोथ मुमकिन है। Whereas लार्ज कैप में 10% सेल्स ग्रोथ होता है तो 15% आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि वो उनकी डेट लो है, उनकी बिजनेस भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है जहां पे उनका फिक्स्ड कॉस्ट उतना नहीं है, और ओनरशिप भी वाइड है। तो एक बल्क डील के कारण कोई प्राइस में मूवमेंट ज्यादा नहीं होता है लार्ज कैप्स में, राइट। तो मिड एंड स्मॉल कैप में ये तीन होने के कारण जब भी एक पॉजिटिविटी लगती है, जब नेगेटिव होता है, ये तीनों नेगेटिव होते हैं उसके लिए। जब बैरिश इकोनॉमिक सिचुएशन होता है, तो ये तीन फैक्टर जो मैंने बताए, ये तीनों मिड एंड स्मॉल कैप के लिए नेगेटिव होते हैं, क्योंकि 10% का सेल्स उनको नुकसान पहुंचा सकता है, और 5% ड्रॉप इन सेल्स उनका 20% प्रॉफिट ड्रॉप हो सकता है।
राइट। करेक्ट। मगर जब इकोनॉमिक आउटलुक अच्छी है, और मुझे ये देखिए, हमने इस अभी तक इस 10-20 मिनट की जो हमने बात की, लोग नाराज ना हो कि हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। इंडिया की स्थिति में कोई नेगेटिविटी नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, हमारी मॉनसून की आउटलुक अच्छी है, गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट दे रही है, आरबीआई पूरी, तो देयर इज नो नेगेटिविटी अबाउट इंडिया। प्रॉब्लम है मार्केट, प्रॉब्लम है यस। मार्केट ने खाली गुड न्यूज को डिस्काउंट किया है। तो क्या कह रहा हूं कि एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, और वो अच्छी ग्रोथ स्टोरी में मिड एंड स्मॉल कैप के लिए आउटलुक अच्छी है। यानी उनके 10% भी सेल्स ग्रोथ आ जाए तो 30-35% प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है। तो मैं क्यों ये बता रहा हूं कि एफआईएस भी धीरे धीरे इसको रियलाइज कर रहे हैं, और वो महंगी मिड कैप इज बेटर टू बाई देन महंगी लार्ज कैप, बिल्कुल क्योंकि सही। पॉजिटिव सरप्राइज का चांस है। यस। Whereas FI large cap में everything is known. Surprises are very difficult, both negative और positive. But mid cap में ऐसा नहीं है। तो मैंने सुना है कि वो अभी थोड़ा ज्यादा अपना मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। तो वो एक अच्छी खबर है मुझे लिए, बिकॉज देन इस एलोकेशन में अगर वो जाके स्टडी करते हैं मिड कैप सेगमेंट में, और सोचते हैं कि इस सेक्टर में वैल्यूएशन हाई है मगर उम्मीद भी है कि एक्चुअल अर्निंग्स ग्रोथ बीट कर सके, तो वो उस पे कॉल ले सकते हैं। तो मेरा करेक्ट। एक्चुअल सिचुएशन ये है कि दो ओवरऑल एफआई सेलिंग नेट आपको दिखेगी, ये कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, और अगर जो बाई कर रहा है वो आपको वाइडन कर रहा है ब्रॉड मार्केट के लिए, देन खबर भी अच्छी है। अभी पिछले हफ्ते की जो नंबर दिखाए उससे ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप का गिरावट लार्ज कैप से ज्यादा हुआ है। मगर दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट डोमेस्टिक फंड मैनेजर आर डूइंग। डोमेस्टिक फंड मैनेजर अभी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं लार्ज कैप में, मिड एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक करके, वो साफ दिख रहा है, राइट। तो इसलिए मेरा क्या है कि एक ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर रखना अच्छा होगा। बिल्कुल सर, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि मैं ऐसी कई सारी मिड कैप कंपनी एक दिन पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें एफआई का बढ़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता शो में, लेकिन कई कंपनी मैंने देखी जो मिड कैप सेगमेंट की है, बहुत प्रॉमिसिंग है। जो नया ट्रेंड आ रहा है वो उसमें काम कर रही है, जो कुछ नई चीजें आ रही हैं जो आगे जाते हुए बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बन रही है, उसमें उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। अब वो आप थोड़ी मेहनत करिए, ढूंढिए तो आपको स्टॉक मिल जाएंगे, बहुत टफ नहीं है, आप क्वेरी रन करिए तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो सेलेक्टेड क्वालिटी मिड कैप में एफआई का पैसा जा रहा है उसमें, तो थोड़ी मेहनत करो तो आपको भी वहां पे मिल सकता है। एक और फाइनल पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो फ्लोस की बात हम देख रहे हैं, एक और चीज है कि एफआईआईज प्राइमरी मार्केट में भी निवेश करते हैं, करेक्ट। और बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ सामने आ रहे हैं, तो वो उसके लिए भी अलोकेशन थोड़ा रख रहे हैं, इसलिए आपको सेकेंडरी मार्केट में थोड़ी सेल्स हो रही है। तो मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े आईपीओ है, क्योंकि वो हम ये डेटा सब खाली सेकेंडरी मार्केट का है, तो प्राइमरी मार्केट आईपीओ में बहुत एफआईआईज खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये आईपीओ में क्या होता है कि कुछ फॉरेन पीई फंड अपना स्टेक बेच रही है, तो फॉरेन का एक पब्लिक मार्केट फंड उसे खरीदने के लिए तैयार है, राइट। तो मेरा मानना है कि जो बड़े दिग्गज, हम इंडिविजुअल आईपीओ के नाम नहीं ले सकते हैं, वो सबको पता है कि बड़े बड़े दिग्गज आईपीओ लाइंड अप है, तो एफआईएस भी अपना पैसा उसके लिए रख रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए बेटर ऑप्शंस है, क्योंकि ये अनटेस्टेड मार्केट है, और वो उसमें, तो मेरा मानना है कि वो एक कारण भी है कि सेकेंडरी मार्केट में एफआईआईज नेट नेगेटिव है, क्योंकि थोड़ा प्राइमरी मार्केट के ऊपर भी उनका ध्यान है। मगर ये जस्ट ब्रॉडर पिक्चर की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जब डेटा आता है प्राइमरी मार्केट का, आप देखिए उसमें एफआईआईज थोड़े जरूर अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं, और खास करके बड़े बड़े दिग्गज, जैसे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा दिग्गज आने वाला है। हाँ, अरे वो सर, वो खबर हम लोग अगले एपिसोड डिस्कस है, इट्स वेरी वेरी बिग, कि पता नहीं होने क्या वाला है उधर, लोगों ने पढ़ी होगी वो, कि वो बहुत जबरदस्त डील है, कितना 1500 करोड़ करीब वो डाल रहा है उसमें, 1500 करोड़, वेरी बिग डील। तो खैर सर, नेक्स्ट वीक के लिए तस्वीर ये है कि
थोड़ा सावधान रहने का है, क्योंकि अभी एफआईआई का मूड नहीं बदला है, वो पता नहीं कब तक गुस्सा रहेंगे, जब वापस आएंगे तो फिर तूफानी तेजी होगी। और हमारी नजर अब रहेगी कि जीएसटी के फैसले क्या होते हैं और कंजम्पशन की स्टोरी, रियल स्टोरी कब निकल के आती है कि हाँ अब लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है, फेस्टिवल शॉपिंग जोरदार तरीके से हो रही है यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एंजॉय करिए और देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा होता है और क्या क्या तस्वीर बनती है। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर से इस पे चर्चा करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, एंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू।